हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। आज हमारा बेसिक टर्म्स के लेक्चर का एक क्लास है, क्लास 8 होगी ये शायद। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बेसिक्स में पढ़ लिया, मैंने आपको बेसिक टर्म्स बता दिए, एसिड्स, लाइब्रेरीज का बहुत सारी चीज़ें देख ली। कुछ छोटे पॉइंट्स और रह गए थे, वो आज डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस चैप्टर 2 ऑफ 11th क्लास खत्म हो जाएगा। तो हम एक चैप्टर भी पढ़ चुके हैं साथ में, और साथ में हमने बेसिक जो था ना, बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया हमने। इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्लेटफॉर्म रहेगा उतनी बढ़िया आपकी गाड़ी चलने वाली है 11th में। ये बात ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म खराब हो गई, पटरी खराब हो गई तो गाड़ी भाई ट्रेन उतर जाएगी पटरी से, और जब पटरी से उतर जाएगी तो एक्सीडेंट हो गया वाला सीन हो जाएगा। तो याद रखना, जितना भी हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जो बेसिक्स हमारे, वो आप उस पर चीज़ों को बारीकी से समझो। वो जितना स्ट्रांग होगा उतना आपको, मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक जितना स्ट्रांग, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर आपकी ABCD अच्छी नहीं होगी तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। वैसे ये समझ लो, अकाउंट्स के ABCD हम पढ़ रहे थे पिछले 7-8 क्लास से, और आज ABCD के कुछ वर्ड खत्म हो चुके हैं, और कुछ थोड़े 2-4 वर्ड्स से वो हम आज खत्म कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इससे आपकी पूरी अकाउंट्स आ गई, लेकिन हाँ, आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रख लोगे तो जब आप आगे अकाउंट्स के कुछ चीज़ों को करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। इसलिए मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ, और एक बार और दोबारा बोल दिया मैंने कि ये चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लो। तो देखो, कुछ वर्ड्स रह गए, तो उसमें से मैं कुछ वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला वर्ड दिख रहा है आपको, परचेज। तो देखो, परचेज तो आप जानते हो, बताने की जरूरत थोड़ी ना है। परचेज का मतलब क्या है? परचेज सामान खरीदना। याद रखना, परचेज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जिस चीज का आपका बिजनेस है, याद रखना एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर वो चीज आप खरीदते हो तो परचेज है। उसके अलावा कुछ खरीदते हो तो वो एसेट्स होगा, उसका एसेट्स के नाम से आएगा। जैसे आपका बिजनेस है कपड़े बेचने का, ठीक है, तो कपड़े अगर आप खरीदते हो तो बेचने के लिए खरीदो, तो गुड्स खरीदाओ। पर बेसिकली कपड़ा आपके लिए गुड्स हो गया। इन्वेंट्री हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसको खरीदना हम वर्ड यूज करेंगे परचेज। अब बाकी अगर कोई एसेट्स खरीदेंगे तो वो एसेट्स आता है। आगे हम जब जनरल पढ़ेंगे तो इस बात जो मैं बोला उसका वहाँ पे रोल प्ले होगा। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज यूज होगा, बाकी कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम यूज होगा। जैसे मशीन खरीदेंगे तो मशीन भी आएगा, ठीक है। देखो लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन विच आर टू बी सोल्ड। मतलब क्या परचेज है? या तो बेचने के लिए, या फिर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिर हम प्रोड्यूस करके आगे बेचते हैं। तो परचेज मतलब समझो, जिस चीज का आपका बिजनेस है वो सामान खरीद रहे हो तो परचेज है। और परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया फिर? तो परचेज रिटर्न का मतलब यह है कि सामान खरीदा तो हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टिव हो, तो अगर डिफेक्टिव है तो उसको वापस भी करोगे, तो वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्लियर है। अगला आपका सेल। वैसे सेल और सेल्स रिटर्न है। सेल का मतलब है जिस चीज का बिजनेस करो उसको बेचोगे, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे गुड्स, मतलब सेल। तो सेल का मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर वो चीज आप बेचते हो तो वो आपका सेल कहलाएगा। और आपने कस्टमर को बेचा, उसे पसंद नहीं भी तो आ सकता है, तो अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो आपको लाके वापस करेगा, बोलेगा भैया हमें ये पसंद नहीं है, ले जाओ वापस रखो अपना सामान, पैसा दो हमारा, या जो भी। तो वापस अगर हो गया तो वो हो गया आपका सेल्स रिटर्न। गुड्स और इन्वेंट्री। गुड्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो हम सामान खरीदते हैं, दैट इज गुड्स। इन्वेंट्री साल के एंड पे कुछ बचता होगा, तो जो बच गया वो इन्वेंट्रीज। तो एक ही चीज है गुड्स एंड इन्वेंट्रीज, और बेसिकली डिफरेंस समझो तो ये ड्यूरिंग द ईयर है और ये एट द एंड है, दोनों एक ही चीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका, नोट्स बनाने के काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये दो वर्ड मैंने आपको बता दिए थे, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। फिर मैं दोबारा बता देता हूं आपको, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। तो ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको दो बातें बताई थी कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल होता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि जो अमाउंट मिला है या फिर मिलना बाकी है एट द टाइम ऑफ रिसीवेबल है, तो सेल के टाइम, सीधी बात है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो डेटर आता है और एक बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर किसी को आपने उधार बेचा है, जानते हो ना, डेटर किसी को उधार बेचा तो आपको उससे पैसा लेना है, तो वो डेटर। तो देखो यार, पर्सन वो अर्न्स अमाउंट, ये अमाउंट शॉर्ट फॉर्म लिखा दिख रहा है, अमाउंट है ये। अमाउंट मतलब जो पैसा ड्यू, अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हमने किसी को उधार में गुड्स बेचा है या सर्विस उधार में बेचा है तो हमें उससे पैसे लेने हैं, तो हमारा डेटर है। अगर वही डेटर आपको एक बिल दे देता है कि सर मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा, उस बिल पे हमें पैसा मिलना होगा, तो वो बिल्स रिसीवेबल। वैसे ट्रेड पेबल में दो चीज आएगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। उधार खरीदा तो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या बनेगा? क्रेडिटर। उधार खरीदा और उसने मुझे एक बिल दिया कि सर मैं इस बिल पे 3 महीने बाद आपको पैसा दूंगा, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि हम देंगे पैसा। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ सोच रहा हूँ, मैंने किसी उधार खरीदा,
तो मेरे लिए क्रेडिटर है क्योंकि मुझे पैसा वापस करना है। पर उसने कहा कि देखो भाई मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आपको मैं उधार तो दूं, क्या पता आप भाग जाओ। तो मैंने कहा देखो ये लो मैं कार का चेक, मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा, लिख के मैंने एक पेपर पे दिया, बैंक का पेपर होता है। तो उस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा देना है तो मेरे लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। तो ये दोनों वर्ड भी आपको क्लियर होंगे, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके थे, फिर मैंने एक बार रिकॉल कर दिया कि आया है वर्ड तो देख ही लेते हैं। देखो फिर कुछ नए वर्ड दिख रहे होंगे आपको। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्ड है रिबेट, लगभग मतलब एक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। डिस्काउंट मतलब छूट देना। एग्जाम्पल सुनते समझाता हूँ आपको। सपोज करो सुबह सुबह आप सब्जी की दुकान पे या दिन में आप सब्जी की दुकान पे गए, आपने सब्जी वाले से पूछा भैया ये सब्जी आलू ले लो या गोभी ले लो, क्या ये भैया गोभी कैसे है? तो उसने कहा देखो भैया गोभी है 40 रुपये किलो। तो आपने कहा देखो मैं 5 किलो ले जाऊंगा, डिस्काउंट दो, बताओ कितने का लगाओगे? तो कहता चलो भैया 35 का लगा देता हूँ। तो उसने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया ना, वो है डिस्काउंट, छूट दिया उसको आपने। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है तो वो आपका डिस्काउंट हो। रिबेट क्या है फिर? वही आप शाम को पहुंचे रात के टाइम जब सब्जी मंडी बंद होने वाली थी, तो उसके बाद ना गोभी आज होता है फ्रेश होता है, माला फ्रेश बिक ना, लास्ट में थोड़े खले गले रह जाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हो भैया गोभी कैसे? तो भैया सुबह से तो 40 का बेच रहा था लेकिन अब आपको मैं 20 रुपये लगा दूंगा। तो उससे आपको डिस्काउंट है किस चीज़ के बदले? क्वालिटी खराब के बदले से। तो क्वालिटी में अगर डिफेक्ट होता है उसकी वजह से अगर कोई डिस्काउंट देते हैं तो उसे बोला जाता है रिबेट। और नॉर्मल डिस्काउंट डिस्काउंट जब ज़्यादा क्वांटिटी के पर्पज से मिलता है आपको। तो डिस्काउंट और रिबेट क्लियर है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि वो सारे अकाउंट जो बुक्स में बनते हैं, जो हम आगे सीखेंगे, जर्नल बनाना, लेजर बनाना, कैश बुक बनाना, परचेज बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना, ये सब आगे अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सब सीखेंगे। तो उन सबको क्या बोला जाएगा? तो उन्हें बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्री, अभी आगे पढ़ोगे चैप्टर जर्नल एंट्री, चैप्टर जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। कॉमर्स में तो सुन भी लिया होगा किसी बच्चों ने कि हाँ जर्नल एंट्री होती है सर, आगे सीखेंगे हम, बनाना सिखाऊंगा आपको कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है। तो जर्नल एंट्री क्या है? एंट्री वहां पे बड़ा एंट्री, तो एंट्री का मतलब रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, दैट इज एंट्री। ठीक है, ए ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। तो यहाँ एक वर्ड आया भैया ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इवेंट? डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस है, देख रहे हो, ट्रांजैक्शन ये रहा, इवेंट ये रहा, इवेंट ठीक है आपका इसका। तो देखो ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होता है, समझना ध्यान से। ट्रांजैक्शंस मतलब जो काम आप कर रहे हो और इवेंट उसका रिजल्ट। जैसे आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो आप फेल हो गए, तो पढ़ाई ना करना आपका काम था ट्रांजैक्शंस, और उसका बदले रिजल्ट मिला फेल होना, दैट इज इवेंट। अकाउंट्स में आ जाते हैं, है ना, कि कैसे तो आप कोई सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ये सब क्या आपका ट्रांजैक्शंस है। इसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस क्या आपका रिजल्ट, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से वो निकला है, तो वो रिजल्ट है। क्लोजिंग स्टॉक, बेचने खरीदने की वजह से बचा है बैलेंस, तो रिजल्ट है वो, तो इवेंट है। ठीक है, तो जो काम हम करते हैं वो ट्रांजैक्शन, जो उसके बदले आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका इवेंट। यहां तक क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और वर्ड है, बस कुछ ही वर्ड है। बस डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट, चलो हम देख लेंगे इतने। अगला है आपका डेबिट क्रेडिट। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और मैंने बेसिक जब सेकंड लेक्चर बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें भी मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में 2 साइड होती है। अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, ऐसे अकाउंट बनेगा आगे, तो 2 साइड होती है इसमें। तो जो ये वाली साइड है ये डेबिट साइड है, और ये वाली जो साइड है ये क्रेडिट साइड है। बोलोगे अकाउंट्स हैव 2 साइड, लेफ्ट साइड विल बी कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड विल बी कॉल्ड क्रेडिट साइड। इतना ही है। अगला डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू घटना, डेप्रिसिएशन। जैसे एग्जांपल, मैंने एक चेयर खरीद कर लाया 5000 रुपए का, एक भाई साल बाद अगर बेचूंगा क्या 5000 मिलेंगे? बोले नहीं सर कम मिलेगा। तो पता क्या, यूज करने की वजह से उस एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, उस कम होने को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। देखो क्या, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू यूजेस और विद एसेट्स और टाइम और सेल्समैन फॉर एक्सीडेंट, बहुत सारे पर्पस होते हैं। इसके एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे 11th में आगे चल के, डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर ही है पूरा, जहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन के बारे में ही पढ़ना है। तभी मीनिंग याद रखो, डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू गिरना, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला पढ़ोगे आगे, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है। ओपनिंग स्टॉक अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आगे पड़ेगी, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आगे चल के पढ़ोगे इस फॉर्मूले के बारे में, फिलहाल नहीं है जरूरत। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है एक गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की जो भी डायरेक्ट कॉस्टेज है, डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी लगी उन सब कॉस्ट का जो टोटल होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो लिखा है इट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, जो डायरेक्ट पता है कि इतना पैसा डायरेक्ट किसी चीज में लगा है। देखो किसी भी सामान को बनाने में दो तरह के खर्चे लगते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे ये पेन बना रहे तो ये मटेरियल खरीद के लाया तो पता है कि इसी के तो लाया हूँ, डायरेक्ट है। एक लेबर जो स्पेशली यही बनाता है उसको मैं सैलरी देता हूँ 10,000, स्पेशली इसी का तो है, डायरेक्ट है। लेकिन मेरी कंपनी में 10 तरह के पेन बनते हैं और उसके लिए मैंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है या एक गार्ड रखा है बाहर फैक्ट्री के, उसको सैलरी देता हूँ। तो 10 का काम करता है क्योंकि 10 फैक्ट्री के अंदर ही है, तो उसमें फिर हमें बांटना पड़ेगा। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है। क्लियर बात। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, हमने डेटर पढ़ा था। तो डेटर का मतलब था कि आपने किसी को उधार बेचा। तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जिसको आप उधार बेचो वो आपका पैसा लेके भाग जाता है। तो कोई अगर बंदा आपका पैसा लेके भाग गया डिफॉल्टर, तो वो आपका हो जाएगा बैड डेब्ट्स। फिर एक बार आएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो सपोज कोई आपका पैसा लेके भागा था, एक दिन आप मेट्रो में चल रहे थे, आपको मिल गया हो, तो आपने मारे 2 थप्पड़ और जो भी पैसा था छीन लिया, तो रिकवरी हो गई ना, तो वह है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो आपका इनकम है, बैड डेब्ट्स खर्चा है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर है बात। अगला इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज नॉट लायबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब कोई इस पोजीशन में नहीं है कि अपना डेब्ट पे कर सके, तो वो इंसॉल्वेंट। मूवी देखोगे आपने स्वर्ग, तो उसमें क्या होता है, वो अपने इतना उधार हो जाता है, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, कर्जे में डूब जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर देते हैं। इंसॉल्वेंट है, नॉट इज कैपेबल टू पे एनीथिंग। जब कोई बंदा अपनी डेब्ट को चुकाने के लायक नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं, अब वो किडनी बेच के तो पैसा नहीं देगा आपको या खून बेच के, लेकिन लोग तो परेशान करेंगे क्योंकि पैसा लिया है। तो वो कोर्ट में जाके अपने हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे पे तो पैसा नहीं है। कोर्ट में जाकर बोलेगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट में डिक्लेयर कर देगा। तो कोर्ट उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करेगी, उसको फिर पब्लिक में मतलब नीलाम करेगी और उससे जो भी रिकवरी होगी डेब्ट वालों को बांट देंगे। तो इंसॉल्वेंट का मतलब सीधा मतलब है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट लायबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब जिसका डेब्ट उसके प्रॉपर्टी से ज्यादा हो जाए, तो वो कंडीशन होती है इंसॉल्वेंट की। क्लियर वर्ड। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम जैसे लोग जो अपना कर्जा चुकाने के लायबल है, पे कर सकते हैं, तो वो सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। कुछ वर्ड और रह गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस 2 ही वर्ड रह गया ना, हाँ 2 वर्ड रहेगा, छोटा सा है बस, खत्म। अगला वर्ड है आपका बुक वैल्यू। देखो बोलने की जरूरत थोड़ी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो बुक में लिखी गई है वो बुक वैल्यू है, सिंपल। तो देखो ये लिखा है अमाउंट एट विच एन आइटम अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब वो अमाउंट जिस अमाउंट पे बुक में वैल्यू कोई आइटम लिखा गया है वो बुक वैल्यू। जैसे मशीन बुक में लिखा है 1 लाख, तो मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख। कोई नया वर्ड नहीं है, सिंपल सा वर्ड है, लॉजिक लगाना। बैलेंस शीट, आगे आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। तो बैलेंस शीट होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, जिसमें हम बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखते हैं। तो बैलेंस शीट का एक स्टेटमेंट है विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। तो ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है और फाइनल अकाउंट आप बहुत आगे चल के सीखोगे, क्योंकि अभी आपने बेसिक स्टार्ट किया है तो 11th का, तो धीरे धीरे करके आप फाइनल अकाउंट तक पहुंचोगे। तो एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी क्या कहते हैं उसको, समंदर की गहराई में जाना है आपको और एकदम एंड में जाके प्रॉफिट निकालना है। तो अभी आप बेसिक सीख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को सीखोगे और साल का एंड आते आते आप बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और प्रॉफिट लॉस निकालना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बेसिक टर्म्स खत्म होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई थ्योरीज के साथ। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद, जिसमें इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे अकाउंट्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्यों पढ़ना चाह रहे हो आप, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे उस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वर्ड अभी सुनोगे, आगे आपके लिए नया होगा, धीरे धीरे आप उसको रिलेट कर पाओगे जब आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला आगे। तो फर्स्ट चैप्टर से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें पूरे साल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी, क्या क्या है, कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।